अटल बिहारी वाजपेयी एक 3 पंक्ति की चिट्ठी लिखें जिसकी तीसरी पंक्ति हो विजयादशमी की शुभकामनाएं और इस पंक्ति के बाद पूर्ण विराम लग जाए, वाक्य में भी खत में भी, और एक ऐसे नेता के सियासी करियर पर भी जिसे उसकी पार्टी के लोग ही नहीं बल्कि विपक्षी भी चाणक्य कहा करते थे। ये उन दिनों की बात है जब वीपी सिंह संयुक्त मोर्चा के नए अवतार जनता दल में आ गए थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ 1989 के लोकसभा चुनाव से पहले एक किस्म के टैक्टिकल अलायंस की बात चल रही थी। तब भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करते थे अभी 1 बरस पहले संगठन में आए महासचिव गोविंदाचार्य। वीपी सिंह उनसे मिलकर निकले। बाहर पत्रकार खड़े थे। पूछा क्या चर्चा हुई। वीपी सिंह के मुंह से निकला, ये आदमी नहीं है, कंप्यूटर है। एक एक लोकसभा, उसकी एक एक विधानसभा, वहाँ के मुद्दे, वहाँ के आंकड़े, वहाँ के जातिगत ब्यौरे और क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको ऐसे रटी है जैसे ये बचपन से सिर्फ इन्हीं को कंठस्थ करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ये गोविंदाचार्य की प्रशस्ति का वीडियो नहीं है, ये उनके भारतीय जनता पार्टी से तलाक का वीडियो है जिसकी बुनियाद अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। सितंबर 1997 थोड़ा फलसफाना हो जाते हैं क्योंकि उन दिनों दिल्ली दुरुस्त नहीं थी भी शायद। जो बैठे थे गद्दी पर वो शंका से भरे थे हमेशा की तरह, और जो नहीं बैठे थे वो साजिशें रच रहे थे। इसके लिए वो संभावनाएं नाम का शब्द इस्तेमाल करते थे। 2 लोग थे जो इस शब्द को खूब जपते थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे सीताराम केसरी। वजह, नरसिम्हा राव के बाद केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। दरअसल राव को लगा कि अब जब कोर्ट में उनको बुलावा आ रहा है लखूभाई पाठक मामले में, तो कहीं ऐसा ना हो कि गिरफ्तारी हो और अखबार में छपे कांग्रेस का अध्यक्ष गिरफ्तार। वैसे भी नरसिम्हा राव 1996 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद सियासी रूप से कमजोर हो गए थे, तो उन्होंने सीताराम केसरी के माथे पर अध्यक्ष का मुकुट धर दिया। कांग्रेस के समर्थन से केंद्र में देवेगौड़ा की सरकार चल रही थी। फिर एक रोज चचा केसरी का मन किया, उस कविता की तर्ज पर जो हमने स्कूलों में पढ़ी थी, यदि होता किन्नर नरेश में। केसरी बोले यदि होता प्रधानमंत्री में। मन की करने के लिए उन्होंने देवेगौड़ा सरकार गिरा दी। अपनी सरकार बनाने की कोशिशें की, नहीं बना पाए। सीपीएम के महासचिव हरिकिशन सिंह सुरजीत अड़ गए। झक मार के केसरी को एक और नाम पर सहमत होना पड़ा। वो भी जनता दल के नेता थे, बिना जनाधार वाले नेता थे। उनका नाम इंद्र कुमार गुजराल था। लेकिन जिस दिन गुजराल ने शपथ ली उस दिन सब समझ गए थे कि अब जल्द ही लोकसभा चुनाव होंगे, मध्यावधि चुनाव होंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी थी जो इस लोकसभा के शुरुआती 13 दिन सरकार चला चुकी थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। वाजपेयी और उनकी पार्टी ये जो राजनीतिक हालात थे दिल्ली के, देश के, इन पर लगातार नजर बनाए हुए थी। नजर इन सब पर दुनिया के लोगों की भी थी, खासतौर पर राजनयिक हल्के के लोगों की। ये लोग समय समय पर मिलते रहते बीजेपी के उन नेताओं से जो अहम थे। ऐसी ही एक मीटिंग हुई 18 सितंबर 1997 को नई दिल्ली में। तब भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस अशोक रोड में हुआ करता था। पार्टी के संगठन महासचिव कोडिपकम नील मेघाचार्य गोविंदाचार्य यहीं बैठते थे। वो मिले 2 ब्रिटिश डिप्लोमेट से। पीएचयू से पढ़े और फिर आरएसएस के प्रचारक बने गोविंदाचार्य के लिए रूटीन जैसा था। चूंकि पार्टी 13 दिन के लिए सत्ता में रही थी, कई राज्यों में सत्ता में थी, तो लोग आकर मिलते रहते थे चीजें समझने के लिए। और ये 1997 का वो वक्त था जब बीजेपी के सत्ता में आने की संभावनाएं प्रबल थी, तो ऐसे में गोविंदाचार्य का काम बढ़ गया था। वैसे भी वो लाल कृष्ण अडवाणी जो उस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दोनों की आंखों के तारे थे। चाहे राम जन्मभूमि आंदोलन हो, उसका चुनावी डिजाइन हो, या फिर सोशल इंजीनियरिंग, ये उन्हीं का दिया हुआ शब्द है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल को मंडल की काट के एक औजार के तौर पर देखा और ऐसे नेताओं को आगे किया जो पिछड़ी जातियों से आते हैं। तो हिंदुत्व प्लस जाति और उनका विकास का नारा,
इसी मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, मध्य प्रदेश में उमा भारती जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया गया। गोविंदाचार्य की खासियत क्या थी कि वो बहुत आगे की देख कर चलते थे, रणनीति के लिहाज से, विजन के लिहाज से। लेकिन उनकी आगे की राह में बीजेपी ने जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी को अपना चेहरा बनाया था, वो खड़े थे। वाजपेयी गोविंदाचार्य को नहीं जमते थे और ये लगाव दो तरफा था। एक बार की देखिए, 1992 में बीजेपी का एक अधिवेशन हो रहा था। उसमें भाषण देते हुए वाजपेयी ने, जो अमूमन काव्यात्मक लहजे में बात करते थे, ओपन एंडेड रखते थे अपने तंजों को, सीधे सीधे नाम लेकर कहा, बोले, मेरे पास गोविंदाचार्य के लिए एक सवाल है, क्या एक नेता का सम्मान बढ़ाने के लिए दूसरे नेता का अपमान करना जरूरी है? मगर वो दूसरा साल था, तब वाजपेयी ढलान पर थे, युग आडवाणी का था। लेकिन 1995 के आखिर में एक बार फिर समता हो गई थी। मुंबई अधिवेशन में आडवाणी ने वाजपेयी को पार्टी का पीएम घोषित कर दिया था। अब 1997 पर वापस लौटते हैं। गोविंदाचार्य की डिप्लोमेट से मुलाकात के कुछ दिनों बाद हिंदी के अखबारों के गॉसिप कॉलम में एक खबर छपी 6 अक्टूबर 1997 को। मजमून कुछ इस तरह था कि पार्टी के एक ताकतवर महासचिव ने, जो संघ के करीबी हैं, विदेशियों के एक दल से कहा, अटल पर फोकस मत करिए, आडवाणी पर करिए। अटल मुख नहीं मुखौटा है। इस खबर ने जल्द ही तेज सुर पकड़ लिए। पंजाब केसरी समेत कई अखबारों ने इसे पहले पन्ने पर छापा। अटल बिहारी वाजपेयी के खास पत्रकार भानु प्रताप शुक्ल, जो कभी पांचजन्य के संपादक रहे, वो दैनिक जागरण में कॉलम लिखते थे और उन्होंने इसमें विस्तार से लिखा। जब ये सब हो रहा था, तब अटल विदेश यात्रा पर थे, बुल्गारिया के दौरे पर थे। वो दिल्ली लौटे। आते ही उन्होंने 2 चिट्ठियां लिखी। पहली अपने पहले निजी सचिव रहे पुराने दोस्त और मौजूदा पार्टी अध्यक्ष लालजी को, हिंदी में 3 पंक्तियों की। क्या लिखा वाजपेयी ने? विदेश यात्रा से आने के बाद श्री गोविंदाचार्य का एक इंटरव्यू पढ़ा, पूर्ण विराम। आपने भी जरूर पढ़ा होगा, पूर्ण विराम। विजयादशमी की शुभकामनाएं। संकेत साफ था, किसी के राजनीतिक वध का समय आ गया था। मगर चिट्ठियां तो 2 थीं, दूसरी सीधे गोविंदाचार्य को भेजी गई। उनके बयान पर सफाई मांगी अटल ने, और इसके बाद बड़ी सफाई से अटल खेमे के लोगों ने ये दोनों खत मीडिया में लीक कर दिए। वाजपेयी इतने पर ही नहीं थमे। वह इस बार गोविंदाचार्य और उन सबों को जो लगातार उनके नेतृत्व पर या उनके चेहरे की काबिलियत पर सवाल उठाते थे, ठिकाने लगाना चाहते थे। इस घटना के अगले रोज वो एक किताब के विमोचन समारोह में गए। नई दिल्ली में ही हुआ ये, और यहाँ पर बीजेपी और संघ के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वाजपेयी की बारी आई। मंच से तंज में बोले, मुझे अचरज होता है जब कोई बोलने के लिए बुलाता है, आखिर एक मुखौटे को इतनी अहमियत क्यों? ये संकेत था, प्रच्छन्न नहीं स्पष्ट, संघ और बीजेपी दोनों को, कि बलि होकर रहेगी। वाजपेयी ने 2 रोज बाद फिर मुंह खोला। तब तक देश की कई पत्र पत्रिकाओं में सर्वे पोल छपने लगे थे। इनमें चुनाव की संभावना में किसको कितने वोट मिलेंगे, प्रधानमंत्री के पद के लिए कौन सर्वोत्तम उम्मीदवार है, इस तरह के सवाल हुआ करते थे। और इन सारे सर्वे में अटल बिहारी बीजेपी से भी ज्यादा लोकप्रिय उभर कर आते थे। और इन्हीं सब के बीच वाजपेयी जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक अधिवेशन में पहुंचे, तो उन्होंने पार्टी को एक और स्पष्ट संकेत दे डाला। वाजपेयी ने कहा, राजनीतिक दल प्रधानमंत्री नहीं बनाते, जनता बनाती है। ये बात संगठन और समर्थन के संदर्भ में कही गई थी, लेकिन वो जो एक अंग्रेजी का मुहावरा होता है ना, बिटवीन द लाइंस, उसमें सबके लिए जो निहितार्थ थे वो स्पष्ट थे। पार्टी एक्शन में आ गई। गोविंदाचार्य ने अपनी सफाई लिखी, कहा, मैंने मुखौटा और मुख वाला कमेंट नहीं किया। बोले कि अटल और आडवाणी तो राम और लक्ष्मण की तरह है मेरे लिए। कोई अपने राम के लिए इस तरह की भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकता है? आज तक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में गोविंदाचार्य एक कदम और आगे बढ़े। वो बोले, अटल जी मुझसे प्यार करते हैं। और आडवाणी, उन्होंने इस सफाई के बाद गोविंदाचार्य को साफ कर दिया कि अभी आपको नेपथ्य में जाना होगा। एक बार फिर वह पीछे गए
तो आगे नहीं आ पाए, क्योंकि आ गए थे अटल बिहारी और चले गए थे गोविंदाचार्य। पहले पार्टी में कमजोर हुए, फिर साल 2000 की शुरुआत में उन्होंने संघ को चिट्ठी लिखी और 2 बरस का अध्ययन अवकाश मांगा और उसके बाद वापसी की बात जो होती रही। गोविंदाचार्य के इस मुख और मुखौटा प्रसंग के बारे में कई बातें कही गई हैं। गोविंदाचार्य हमेशा इनकार करते हैं, वाजपेयी के समर्थक हमेशा इसकी सत्यता में यकीन करते हैं। ये जो मैंने आपको पॉलिटिकल किस्सा सुनाया है, इसके कई ब्यौरे एक नई किताब से लिए गए हैं जिसका नाम है शैडोज ऑफ सैफरन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी। सबा नकवी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इंडिया टुडे और आउटलुक में लंबे समय तक काम किया है। बीजेपी उनकी बीट रही है, तो बीजेपी से जुड़े कई प्रसंग उन्होंने अपनी किताब में लिखे हैं। जिनकी राजनीति में दिलचस्पी है वो ये किताब पढ़ सकते हैं, एक अच्छी रीडिंग होगी। वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने इसको छापा है। गोविंदाचार्य की शख्सियत वैसे भी बहुत दिलचस्प है। मैं कई बार उनसे मिला हूँ, तब मिला हूँ जब वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे, संघ और अलग अलग संगठनों का काम कर रहे थे। एक चीज़ है उनकी जिसका मैं कायल हूँ, और वो चीज़ है उनकी सादगी। कभी आप राजनीति के तर भी बात करें तो वो कई आपको संदर्भ देते हैं, क्योंकि पहले संघ के काम से और उसके बाद वो जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, खेती के लिए काम कर रहे हैं, उसके काम से देश में उन्होंने बहुत भ्रमण किया है और इसलिए उनके पास बातों का, किस्सों का, अनुभवों का और सीखों का पिटारा है। लेकिन सियासत में एक सीख सबसे ज़्यादा मजबूत होती है जो शायद गोविंदाचार्य भूल गए, और वो सीख ये है कि यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक है अंदर की कहानी कि गोविंदाचार्य के वो नोट्स जिसमें ये टिप्पणी अंग्रेजी में लिखी थी, किसके पास थे और किसके हाथ में पहुंच गए और कैसे खबर बाहर आ गई। बाहर की खबरें, अंदर की खबरें, सियासत की तमाम उठापटक की खबरें आपको सुनाता है दी ललन टॉप अपने पॉलिटिकल किस्सों के जरिए। एक और पॉलिटिकल किस्से के साथ हम फिर हाजिर होंगे। इस किस्से के बारे में अपनी राय से ज़रूर अवगत करवाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं और अब तक आपने हमारा पेज लाइक नहीं किया तो प्लीज़ ऐसा करिए और सी फर्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करिए, ताकि जब भी इस तरह के पॉलिटिकल किस्से टेक्स्ट या वीडियो फॉर्मेट में अपलोड हों आपको खबर हो जाए। जो साथी इस वीडियो का यूट्यूब पर देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक खबर पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और कोई आलोचनात्मक टिप्पणी हो तब भी ज़रूर बताएं। आपके सुझावों से ही हमें बेहतर करने का प्रोत्साहन मिलता है। शुक्रिया।